कक्षा 10 की गणित विषय में आज हम पहली प्रश्नावली में वैदिक विधि से भाग देना सीखेंगे। तो वैदिक विधि से भाग देने की पहली विधि है सूत्र निखिलम। अब कुछ किताबें जो पुरानी वाली है उसमें प्रश्नावली 1.1 से 1.4 तक है, तो ये भाग आपको प्रश्नावली 1.1 में मिलेंगे। और जिनकी नई किताब है यानी जिसमें केवल प्रश्नावली 1 है उसमें ये भाग आपको उदाहरण में मिलेंगे, तो आप उदाहरण से देखेंगे। तो सूत्र निखिलम में हम भाग देने के लिए एक पूरक अंक ज्ञात करेंगे, जिसका एक सूत्र कह सकते हैं वो होता है आधार माइनस संख्या। यहाँ दो भाग लिखे हैं तो दोनों भागों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इन भाग का भाजक क्या है, यानी हम किसका भाग दे रहे हैं। 311 में हम 8 का भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा है भाजक। तो यहाँ भाजक है वो है 8। फिर हम इस भाजक का आधार लेंगे कि इस भाजक का आधार क्या होगा। और आपको पता है वैदिक गणित में आधार 10, 100, 1000 यानी 10 की घात में होता है। तो यहाँ आधार आपका आ जाएगा 10। फिर हमें ये पूरक अंक ज्ञात करना है, तो पूरक अंक का सूत्र होता है कि आधार माइनस संख्या। तो यहाँ आधार है 10 और संख्या या फिर भाजक है 8, तो 10 में से 8 गया तो बचा 2। अब इतना कार्य करने के बाद हमें इस भाग के 3 भाग करने हैं, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब जो पहला भाग है, इस पहले भाग में हमें सबसे पहले तो लिखना है भाजक, ठीक है, कि सबसे पहले आएगा हमारा भाजक 8। फिर इसके नीचे वाली पंक्ति में हमें लिखना है पूरक अंक, कि पूरक अंक है 2। अब आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक इस भाज्य के दाईं तरफ से इस तीसरे खंड में रखना है। जैसे ये 311 है, आधार में 1 शून्य है, तो इस 311 का ये आखिरी अंक हम यहाँ रख देंगे, और जो ये 2 अंक बचे वो 3 और 1 यहाँ आ जाएंगे। अब जितने अंक यहाँ बचे हैं दूसरे खंड में, आपको नीचे उतनी पंक्तियाँ छोड़नी हैं। जैसे ये पंक्ति आपकी किताब की पहली, फिर ये पंक्ति आपकी दूसरी, फिर इसके नीचे एक ये पंक्ति है, इसी प्रकार ये पंक्तियाँ हैं। अगर मान लो यहाँ 3 अंक होते, यानी इसके अलावा एक और मान लेते हैं 2 और होते, तो हम यहाँ ये तीनों पंक्तियाँ छोड़ दे और यहाँ एक लाइन खींचते। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 अंक हैं, तो हम ये 2 पंक्तियाँ छोड़ देंगे और यहाँ एक लाइन खींचेंगे। अब जो भाग का पहला चरण है वो निखिलम और प्रावर्त्य योजित। अगली विधि हम प्रावर्त्य योजित सीखेंगे, तो उनमें दोनों में एक समान है कि जो ये पहला अंक आता है यहाँ 3, वो 3 हूबहू यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तो 3 लिखा जाएगा, 5 है तो 5 लिखा जाएगा। अब क्या करना है, इस 3 को इस पूरक अंक से गुणा कराना है, ठीक है। 3 को इस पूरक अंक 2 से गुणा किया तो हमारे पास आया कितना, 3 दूनी 6। तो ये 6 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक तो हमने हल कर दिया और ये 3 का 3 उतार दिया। अब ये 6 हम यहाँ लिखेंगे और ये अंक खाली बच रहा है यहाँ स्थान, तो इससे हम डेश के द्वारा दिखा देंगे, यहाँ कोई अंक नहीं है। फिर अब ये 6 और 7 को जोड़ना है, 6 और 1 को जोड़ा, ठीक है, 6 और 1 को जोड़ा, जिससे हमारे पास आया 7। अब इस 7 को दोबारा इस 2 से गुणा करना है, यानी हमने यहाँ तक भाग कर लिया है। 7 दूनी 14, यहाँ तक हो गया तो हम तीसरे खंड में चले गए, 14 आया। अब तीसरे खंड में देखो जो 14 आया, जो हमारा आखिरी भाग है, इस 4 को हम इस 1 के सीध में रखेंगे और 1 को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। जो इसका गुणनफल का अंतिम अंक है, इकाई का अंक है, वो इस भाज्य के इकाई के अंक के सीध में होना चाहिए। तो ये 14 यहाँ आएगा। अब 14 और 1 को हम जोड़ देंगे तो ये आया 15, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो ये आपका होगा भागफल और ये आपका होगा शेषफल। लेकिन जो हमारा शेषफल आया 15, वो इस 8 से तो बड़ा है। तब हम क्या करेंगे, इसमें से 8 घटा देंगे, यानी एक बार भाग और चला गया, और अगर एक बार भाग 1 चला गया तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ 37 और 1 कितने आए, 38। 15 में से 8 गए तो बचा 7। अब ये शेषफल इस 8 से छोटा है, तो ये तो हमारा होगा भागफल और ये होगा हमारा शेषफल।
कि अतः भागफल बराबर 38 और शेषफल बराबर 7। ठीक है, यही प्रोसेस हम उस भाग के लिए भी करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले भाजक देखना है, फिर आधार लेना है, फिर पूरक अंक लेना है, फिर इस प्रकार इन्हें लिखेंगे। इस 3 को लिखते समय ध्यान देना, ये 3 हूबहू यहाँ आएगा, फिर इनको इनसे पूरक अंक से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, फिर 6 लिखा, फिर 6 और 1 7 को 6 और 1 को जोड़ दिया 7 आया, फिर 7 को दोबारा 2 से गुणा किया 14 आया, 14 को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसे हल करते हैं, तो हमारा यहाँ भाजक कितना है 88, कि भाजक बराबर 88। अब हमें लेना है आधार। अब ये आधार होगा वो होगा 100, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। अब जो हमारा पूरक अंक होगा कि पूरक अंक वो होगा आधार माइनस संख्या, यानी यहाँ हमारा भाजक है 88, तो इसे हल कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है, 100 में से 88 चले गए तो आए 12। अब लिखने का तरीका इसके लिए भी वही है। तो देखो सबसे पहले तो हमें 3 खंड करने हैं, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब इस खंड में जैसे हमने भाजक लिखा था तो यहाँ भी ये भाजक आ जाएगा 88, इसके नीचे इसका पूरक अंक 12। अब आधार में 2 शून्य हैं, तो इस संख्या या भाज्य के 2 अंक हम यहाँ रख देंगे, 2 और 5, फिर ये 3 अंक बचे, फिर ये हमने यहाँ बीच में रख दिए। अब ये 3 अंक है तो आप किताब कॉपी में 3 पंक्तियाँ छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो आपकी पहली पंक्ति है, ये एक पंक्ति हो छोड़ दिया आपने, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। यहाँ हम एक रेखा खींचेंगे तो ये आपकी है तीसरी पंक्ति। अब इसी भाग की तरह हमें करना है कि ये 1 का 1 हम यहाँ रखेंगे। अब इस 1 को 12 से गुणा करवाएंगे, तो 12 एकम 12, 1 का तो हमने कार्य कर लिया है, तो 12 को हम 1 यहाँ रखेंगे 12 का, और 2 अगली संख्या के नीचे रखेंगे, अगले अंक के नीचे। ये 2 अंक खाली रह गए तो इन्हें खाली छोड़ देंगे। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 1 को दोबारा से 12 से गुणा कराना है, तो 12 एकम 12, तो 1 यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ तक हमने भाग दे दिया, 1 यहाँ आएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये अंक खाली, यानी 1 इसके सिद्ध में, फिर 2 इसके अगले। अगर यहाँ कोई अंक होता तो हम यहाँ लिखते, यहाँ कोई अंक नहीं है तो ये छोड़ दिया हमने खाली। 2 और 1 को जोड़ा, उत्तर आए 3। अब इस 3 को दोबारा 12 से गुणा करवाएंगे, तो 12 3 है 36, 36 आए, यहाँ तक तो भाग हो गया। 3 हम यहाँ रखेंगे, 6 हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब जैसे हम इस भाग में आए तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल। 6 और 5 को जोड़ा 11, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8। अब देखा 81 इस 88 से छोटे हैं, तो इस खंड वाला हमारा भागफल होगा, इस खंड वाला हमारा शेषफल होगा। तो हम लिखेंगे अतः भागफल बराबर 113 व शेषफल बराबर 81। भाग देने की अगली विधि है सूत्र प्रावर्त्य योज्यित। सूत्र प्रावर्त्य योज्यित में हम विचलन ज्ञात करते हैं, जैसे पिछले वाले सवाल में हम पूरक अंक ज्ञात करते हैं, विचलन करते हैं संख्या माइनस आधार का सूत्र लगाकर। और सूत्र प्रावर्त्य योज्यित का अर्थ होता है कि परिवर्तन करके जोड़ना। तो जो विचलन का आपको चिन्ह आता है उसको हमें परिवर्तित करना है। अगर विचलन में प्लस का चिन्ह आता है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे, और अगर ऋणात्मक चिन्ह आता है तो हम धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम उसी निखलम की तरह इसका लेंगे भाजक, कि भाजक है 113। अब 113 के लिए आपको चाहिए आधार, ये 100 के करीब है तो आधार आएगा 100। फिर ज्ञात करना आपको विचलन, कि विचलन यानी कि संख्या माइनस आधार, यानी 113 माइनस 100, तो ये आया 13। ठीक है, जो कि प्लस का है। तो प्रावर्तित अंक, ठीक है, कि इसमें हमें लेना है प्रावर्तित अंक, तो हम इसे लिखेंगे 1 विनकुलम 3 विनकुलम। ठीक है, वैदिक गणित में आपने ऋणात्मक चिन्ह को इस प्रकार पढ़ा है कि 1 विनकुलम और 3 विनकुलम, यानी प्लस के 13 थे तो हमने इसे बदल दिया माइनस के 13 में।
और इस वैदिक गणित में माइनस को हम यहाँ इन दोनों के लगा सकते हैं, तो ये भी माइनस के 13 ही हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं माइनस की, बस हमने चिन्ह इनके ऊपर लगाया है। अब देखो इसे करते हैं, लिखने का तरीका वैसे ही है, आपको 3 भाग करने हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले भाग में उसी तरह लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे भाजक, यहाँ आपका भाजक है 113, इसके नीचे इसका विचलन, कि विचलन आया हमारे पास प्लस का 13। फिर हमें लिखना है प्रावर्तित अंक, तो प्रावर्तित अंक है इसमें 1 विनकुलम 3 विनकुलम। ठीक है, अब आधार में उसी तरह देखने हैं, 2 शून्य हैं, तो इस संख्या के पीछे वाले 2 अंक 5 और 8 हमने रखे यहाँ, फिर जो ये 2 अंक बचे वो रख दिए हमने यहाँ। फिर 2 अंक हैं तो 2 पंक्तियाँ आप कॉपी में छोड़ोगे और एक रेखा खींचोगे। पहला एक उस विधि की तरह हूबहू 1 का 1। अब 1 को इस प्रावर्तित अंक से गुणा कराना है। ठीक है, इस प्रावर्तित अंक से गुणा करवाना है, तो 13 एकम 13 होता है। ठीक है, लेकिन ये विनकुलम में है तो 1 विनकुलम और 3 विनकुलम, समझ गए बात। अब 3 और ये 1 माइनस का है, तो 3 में से 1 माइनस घटा तो उत्तर आया हमारे पास 2, समझ गए बात, कि 3 में से 1 विनकुलम, तो 3 में से 1 चला गया तो आए 2। फिर इस 2 को वापस इस प्रावर्तित अंक 13 से गुणा करेंगे, तो 13 दूनी 26, 26 यानी कि 2 विनकुलम और 6 विनकुलम, ये स्थान खाली रह गया था। ठीक है, और हमने देखा कि हमारा आखिरी अंक इस इकाई के अंक के सीध में आया, तो अब हमारा सही है। अब देखो 8 और 6 विनकुलम, तो 8 में से 6 घटाने हैं तो उत्तर आए 2। अब यहाँ 5, 3 विनकुलम और 2 विनकुलम, तो 5 में से पहले हमने 3 घटाए तो आए प्लस के 2, फिर प्लस के 2 में से और 2 घटाए तो उत्तर आया 0। तो ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है, तो हम लिख देंगे अतः भागफल बराबर 12 व शेषफल बराबर 2। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल हल करते हैं। तो देखो यहाँ भाजक है 1321। ठीक है, तो हमारा यहाँ 100 आधार लेने से काम नहीं चलेगा, आधार हमें लेना होगा यहाँ पर 1000, कि आधार होगा 1000। फिर हमें इसे इसका ज्ञात करना है विचलन, तो विचलन देखो यहाँ वही होगा कि संख्या माइनस आधार, यानी 1321 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा आपका 321, जो कि आया है प्लस का। तो उसी तरह क्योंकि विधि प्रावर्त्य योज्येत है, तो हम यहाँ प्रावर्तित अंक ज्ञात करेंगे, तो प्रावर्तित अंक हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ दोनों प्लस के थे तो यहाँ विनकुलम लगाकर इन्हें माइनस बनाया था, तो इनके भी विनकुलम लगाना है, 3 विनकुलम, 2 विनकुलम और 1 विनकुलम। अब लिखने का तरीका वही है, आपको 3 खंड करने हैं, तो ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। ठीक है, अगर इससे थोड़ा समझ में पास अंग हो जाएंगे तो हम नीचे लिख लेते हैं कि ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। पहले खंड में तो हमारा भाजक है 1321, फिर इसका विचलन आया था 321, फिर प्रावर्तित अंक हमने किया था 3 विनकुलम, 2 विनकुलम और 1 विनकुलम। कार्य हम इस प्रावर्तित अंक से करते हैं। आधार में 3 शून्य हैं तो अंत वाले 3 अंक यानी 166 हमें यहाँ रखने हैं। अब इनके अलावा यहाँ बचा 3, 9 और 5, 3 अंक है तो 3 पंक्तियाँ छोड़ेंगे और एक रेखा खींच देंगे। अब ये तो हो गया इसको लिखने का तरीका। अब देखो हम इसे हल करते हैं। ये 3 हूबहू उतारा जाएगा, 3 का 3। अब इस 3 को 321 से गुणा करेंगे तो आएगा 961। ठीक है, सॉरी 963। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये आया 963। 963 यानी 9 विनकुलम, 6 विनकुलम और 3 विनकुलम। ठीक है, तो ये आया आपके पास 963। अब 9 में से 9 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया आपका 0।
अब इस 0 को इनसे गुणा कराना है कि 3 विनकुलम 2 विनकुलम और 1 विनकुलम से। हम एक बार दोबारा देखते हैं। देखो हमने यहाँ 3 से इसे गुणा किया है, 3 विनकुलम 2 को किया तो 6 और इसकी किया तो 9, तो ये आया 963। तो 9 विनकुलम 6 विनकुलम और 3 विनकुलम, ये 2 स्थान खाली रह गए तो ये खाली। अब 9 में से 9 विनकुलम घटाए तो उत्तर आया 0। 0 को इससे गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 0 ही। ठीक है, तो 0 0 0 और ये स्थान खाली। अब 5 में से 6 विनकुलम यानी 5 है जो आपका छोटा अंक और ऋणात्मक अंक बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 विनकुलम। ठीक है, अब इस 1 विनकुलम को आपको गुणा कराना है 3 विनकुलम 2 विनकुलम और 1 से, यानी माइनस के 321 को माइनस के 1 से गुणा किया तो प्लस के 321 आ गए, तो 3 2 और 1। अब 6 और 1 जोड़ा 7, 6 और 2 जोड़े 8 और 3 विनकुलम और 3 प्लस के 3 हो गए 0 और ये 1 का 1। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमारे पास एक विनकुलम की संख्या है, तो हमें इसे साधारण संख्याओं में बदलना होगा। तो देखो एक बार हम लिख लेते हैं कि हमारा यहाँ भागफल आया कि अतः भागफल बराबर आया आपके पास 301 और ये विनकुलम, और शेषफल आया 187। 301 को हमें साधारण संख्याओं में बदलना है, तो देखो विधि क्या होती है कि निखिलम अंक को तो 9 में से घटाते हैं और चरम अंकों को 10 में से घटाते हैं। तो यहाँ ये एक चरम अंक है, इसे हमने 10 में से घटाया तो 10 में से 1 गया तो बचा 9, और पास वाले अंक का हमें करना है 1 न्यून, और ये 3 का 3, क्योंकि विनकुलम की संख्या यही थी। तो ये आया आपके पास 3, 0 में से 1 गया तो 1 विनकुलम और 9। यहाँ देखा कि ये दोबारा विनकुलम आ गया, तो हमें इससे फिर से चरम अंक हो गया, ये 2 अंक हो गए। तो 1 विनकुलम को 10 में से घटाए तो आया 9, ये 9 हूबहू, और 3 का 1 न्यून कितना 2। ठीक है, ये विनकुलम में आपको विनकुलम को साधारण अंकों में बदला आपने पिछले कक्षा में भी सीखा है। तो इस प्रकार भागफल आया 299 और शेषफल आया 187।